दशकों से चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण में अरबों अरब डॉलर झोंक दिए हैं। चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वह एक ऐसी लड़ाकू सेना तैयार कर सके जो उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दे सके। इसके अधिकारी नियमित रूप से अपनी नवीनतम मिसाइल प्रणालियों का प्रदर्शन करते हैं और अपनी विश्व स्तरीय सेनाओं का घमंड करते हैं ताकि वे अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर सके और किसी भी देश को डराने की कोशिश कर सके जो उनका विरोध करने की हिम्मत करे। लेकिन बीजिंग के घमंड और दिखावे के पीछे एक बहुत ही कठोर सच्चाई छुपी हुई है। चीन की सेना उतनी मजबूत नहीं है जितना उसे दिखाया जाता है। बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका ने बार बार चीन की सैन्य रणनीतियों को विफल कर उसका आत्मविश्वास हिलाया, जिससे बीजिंग को नई सिरे से रणनीति बनानी पड़ी। ऐसा 1990 और 2000 के दशक में हुआ था। ये फिर हो रहा है अभी हमारे बात करते ही। माइल्स यू, जो हडसन इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ फेलो और चाइना सेंटर के निदेशक हैं, ने यही तर्क एक कठोर रिपोर्ट में रखा है। अमेरिकी सरकार के लिए चीन नीति सलाहकार रहे यू अपने जीवन को चीनी सैन्य और रणनीतिक संस्कृति के अध्ययन में समर्पित करने वाले दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में से हैं। जब वो बोलते हैं, लोग सुनते हैं। और मार्च 2026 में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चीनी सैन्य निर्णय प्रतिक्रियाशील होते हैं, सक्रिय नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि बीजिंग अपने स्वयं के पहल पर कार्य करने के बजाय उसकी पूरी रक्षा निवेश रणनीति सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाइयों से जुड़ी हुई है। जब भी अमेरिका सैन्य श्रेष्ठता दिखाता है, बीजिंग को घबराहट, शुद्धिकरण और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी पिछड़ापन महसूस होता है। जैसा कि यू ने कहा, पर्शियन गल्फ युद्ध से लेकर ईरान और वेनेजुएला से जुड़ी हालिया टकरावों तक अमेरिकी युद्ध क्षेत्र में प्रभुत्व ने चीन के सैन्य औद्योगिक ढांचे की कमजोरियों को बार बार उजागर किया है, जिससे उसे जल्दबाजी में आधुनिकीकरण, आंतरिक संकट और राजनीतिक शुद्धिकरण के चक्र से गुजरना पड़ा है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका को यह साबित करने के लिए चीन पर सीधे हमला करने की भी जरूरत नहीं है कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है। वह बस अपने काम में लगा रहता है, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे स्थानों पर अभियान चलाता है, अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करता है और अपनी सैन्य नवाचारों को असली युद्ध परिस्थितियों में आजमाता है ताकि उनकी उपयोगिता में कोई शक न रहे। इस बीच चीन इन घटनाओं को होते हुए देखता है। वह देखता है कि कैसे अमेरिका की सैन्य ताकत का दबदबा उसके रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर भारी पड़ता है। वो देखता है कि अमेरिकी सेनाएं इतनी जबरदस्त कुशलता से काम करती हैं कि वे अक्सर सबसे शत्रुतापूर्ण इलाकों में, जैसे 2026 में ईरान में हुए युद्ध के दौरान आक्रामक अभियान चलाते हुए भी बहुत ही मामूली नुकसान उठाती हैं। और जब बीजिंग ये सब देखता है तो वह डर जाता है। आप इस पैटर्न के कई उल्लेखनीय उदाहरणों का हवाला देते हैं। पहला उदाहरण है 1991 का खाड़ी युद्ध। चीन ने संघर्ष में खास भूमिका नहीं निभाई, लेकिन युद्ध के बाद पता चला कि उसने इराक को हथियार देकर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन किया। लेकिन युद्ध के दौरान चीन ने कुवैत पर इराक के आक्रमण की कड़ी निंदा की और गठबंधन सेनाओं का समर्थन दिखाया, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कई अन्य पश्चिमी देशों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों के देश भी शामिल थे। फिर भी भले ही उसके अपने सैनिक वहां मौजूद नहीं थे, चीन ने इस संघर्ष को बहुत करीब से देखा और इससे ऐसे सबक सीखे जिन्होंने आने वाले वर्षों में उसकी सेना को आकार देने में मदद की। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के अधिकांश देशों, जिनमें चीन भी शामिल था, ने एक लंबा और खिंचने वाला संघर्ष होने की उम्मीद की थी। इराक के पास एक विशाल सेना थी, हजारों टैंक थे, एक विशाल वायु रक्षा नेटवर्क था और ईरान के साथ युद्ध के बाद कई वर्षों का युद्ध अनुभव भी था। माना जा रहा था कि इसे तोड़ना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध का एक नया युग शुरू कर दिया। उसकी अत्याधुनिक स्टील्थ विमान इराकी रक्षा प्रणाली को बिना देखे ही पार कर गए। सटीक निर्देशित हथियारों ने अपने लक्ष्यों को बेहतरीन सटीकता से निशाना बनाया। लगभग कोई समय लगे बिना ही अनगिनत इराकी संसाधन नष्ट कर दिए गए, जबकि अमेरिका ने उन्नत तकनीकों, उपग्रहों, निगरानी विमानों और कमांड नेटवर्क्स पर निर्भर रहते हुए युद्ध के मैदान पर बेजोड़ नियंत्रण स्थापित किया। कुछ हफ्तों में दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक निष्क्रिय हो गई। बीजिंग में चीनी अधिकारी
इसे डर के साथ देख रहे थे। वे इसलिए हैरान थे क्योंकि वे युद्ध की ऐसी शैली देख रहे थे जिसके लिए वे तैयार नहीं थे, न कि इराक में उनकी कोई हिस्सेदारी थी। अमेरिका ने शीत युद्ध की पुरानी रणनीतियां छोड़कर सटीक हथियारों, स्टिल्थ सिस्टम्स और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस पर आधारित आधुनिक व प्रभावी रणनीतियां अपनाई। अचानक युद्ध अब यह मामला नहीं रह गया था कि जिसके पास ज्यादा सैनिक या सबसे अच्छे टैंक है वही सबसे ज्यादा जीतने की संभावना रखता है। यह अब अधिक जटिल हो गया था और उसके केंद्र में जानकारी थी। अमेरिका दिखा रहा था कि डेटा से युद्ध में दबदबा बनाया जा सकता है। चीन ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब उस दुनिया के लिए नहीं बनी थी जो खत्म हो चुकी थी। अगर उसे अमेरिका से मुकाबला करना पड़ा तो उसकी सफलता की उम्मीद नहीं होगी, उसे जल्दी बदलना होगा। तो यू के सिद्धांत के अनुसार चीन ने अमेरिका की कार्रवाइयों के जवाब में बड़ा आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया। उसने ज्यादा शक्तिशाली और सटीक मिसाइलों पर शोध शुरू किया और रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स व साइबर युद्ध क्षमताओं में लगाया। उसने अमेरिका के साथ अंतर को कम करने के लिए जो करना जरूरी था वो किया। और ये कोई एक बार की अलग थलग घटना नहीं थी। वास्तव में जैसा कि यू आगे बताते हैं, 1999 में बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर अमेरिकी बमबारी और 2001 की EP-3 घटना ने PLA की कमजोरी को और मजबूत किया, जिससे एरोस्पेस, साइबर स्पेस और एंटी एक्सेस क्षमताओं में निवेश तेज हो गया। बार बार जब भी अमेरिका ने किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई या ऑपरेशन में सफलता हासिल की, चीनी प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी रही। उसने हमेशा बराबरी करने की कोशिश की। बाहर से देखने पर बीजिंग के प्रयास महत्वाकांक्षी और सराहनीय लगे। सालों में हमने देखा कि चीनी बंदरगाहों से बड़े युद्धपोत लॉन्च हुए, उन्नत लड़ाकू विमान सेवा में आए और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों ने नए मानक बनाए। आधुनिक युद्ध की जरूरतों के लिए सेना की सभी शाखाओं का पुनर्गठन किया गया। PLA एक पुरानी सेना से जो केवल जनशक्ति और बेड़े के आकार पर केंद्रित थी, एक कहीं अधिक उन्नत सेना बन गई जो अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों और लगातार विकसित हो रही साइबर क्षमताओं से लैस है। लेकिन यू के अनुसार चीन ने इन सुधारों को हासिल करने के तरीके में कई बुनियादी खामियां थीं। पहली बात यह है कि चीन हमेशा अपनी सैन्य आधुनिकीकरण प्रक्रिया को लेकर इतनी जल्दी में रहा है कि उसने वर्षों तक नई क्षमताओं को घरेलू और स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए समय नहीं लिया। चीन ने वह जरूरी समय और मेहनत नहीं लगाई जैसा कि अमेरिका करता है, ताकि वह अपनी योजनाओं और डिजाइनों को पूरी तरह से तैयार और परिपूर्ण कर सके, वर्षों तक ट्रायल और एरर झेल सके और असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मान सके। संक्षेप में कहे तो वह अपनी नवाचार प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने विदेशी तकनीकें हासिल करने या मौजूदा डिजाइनों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने जैसे तरीकों पर काफी निर्भर किया। कुछ मामलों में बीजिंग ने गुप्त तौर तरीकों जैसे औद्योगिक जासूसी से विदेशी सैन्य संपत्तियों की जानकारी लेकर उनकी नकल की कोशिश की। इसका मतलब ये था कि कम से कम ऊपर से देखने पर वह खुद और अमेरिका के बीच के उन अंतरालों को अपेक्षाकृत तेजी से पाटने में सक्षम था। लेकिन तकनीक हासिल करने और उसमें महारत हासिल करने में बड़ा फर्क होता है, और यही हमें उस दूसरी खामी तक ले जाता है जिसे यू ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया था। चीन के पास सैन्य परेड के लिए उन्नत मिसाइल, जेट और संसाधन है, लेकिन यू के अनुसार उसके पास जरूरी इंजीनियरिंग सटीकता और सामग्री विज्ञान नहीं है जो लगातार भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसके पास तकनीक तो थी, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने का असली ज्ञान नहीं था। अब तीसरा मुद्दा चीनी सैन्य नागरिक एकीकरण MCF नीति से जुड़ा है, जिसे देश के नागरिक अनुसंधान, वाणिज्यिक क्षेत्रों और उसके सैन्य औद्योगिक तंत्र के बीच की खाई को पाटने और बाधाओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था। कागज पर देखें तो यह फिर से एक समझदारी भरा विचार है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लगभग सभी नागरिक स्तर की नवाचारों जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर्स को सैन्य अभियानों के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसका मतलब यह भी है कि चीन में काम कर रहे सभी संगठन, चाहे वे सरकारी हों, निजी हों या फिर विदेशी संस्थाएं हों, अगर सेना द्वारा मांगा जाए तो उन्हें कानूनी रूप से डेटा साझा करना अनिवार्य है। असलियत में इस नीति ने यू के अनुसार रक्षा क्षेत्र में
भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा दिया है, जिससे सबसे विनाशकारी परिणाम सामने आया है। पीएलए हथियारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। एमसीएफ नीति ने चीन की सेना को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इससे ऐसी जटिल समस्याएं पैदा हुई जिन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल है, जिससे देश की सुरक्षा और आगे चलकर सैन्य शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता पर गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। आइए जानते हैं क्यों। चीन ने सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को एकजुट कर पीएलए में राजनीति को पहले से ज्यादा गहराई से शामिल किया। केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणालियों में बुरी खबरें खतरनाक होती है, क्योंकि शीर्ष पर लोग कमियां या असफलताएं नहीं, केवल प्रगति और सफलता की खबरें सुनना चाहते हैं। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि एक ऐसी संस्कृति बननी शुरू हो जाती है जिसमें समस्याओं को छुपाया जाता है, कमियों को कम करके दिखाया जाता है और नेताओं को केवल उन्हीं बातों की रिपोर्ट दी जाती है जो अच्छी चल रही हैं। चुनौतियों और कमियों का कोई जिक्र नहीं किया जाता। सैन्य दुनिया में इस तरह की संस्कृति बेहद खतरनाक होती है। एक नई हथियार प्रणाली विकसित की जा सकती है जो कुछ उम्मीद दिखाती है, लेकिन इसके डिजाइन में अभी भी कई खामियां हो सकती हैं जो इसे असली युद्ध की परिस्थितियों में पूरी तरह बेकार बना सकती हैं। लेकिन क्योंकि लोग अपने बॉस को कुछ भी थोड़ा सा नकारात्मक बताने से डरते हैं, वे उन सभी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बजाय वे शानदार रिपोर्टें साझा करते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रणाली पूरी तरह परफेक्ट, क्रांतिकारी और दुनिया में सबसे आगे है, जो पीएलए की ताकत दिखाने को युद्ध के लिए तैयार है। फिर होता यह है कि ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए लेकिन अपूर्ण सिस्टम सैन्य सेवा में लाए जाते हैं या दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, और जब इन्हें वास्तव में तैनात किया जाता है तो इनकी सारी खामियां दुनिया के सामने आ जाती है। जैसा कि यू खुद लिखते हैं, एक ऐसा राजनीतिक तंत्र जो प्रचार पर आधारित है, वह बढ़ा चढ़ाकर दावे करने और खुद को धोखा देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे असली कमियां तब तक छुपी रहती है जब तक वे ऑपरेशनल हालात में उजागर नहीं हो जाती। और जब आखिरकार वे कमियां उजागर हो जाती हैं तो चीन हमेशा एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता दिखता है, राजनीतिक सफाई के साथ। अगर कोई क्रांतिकारी सिस्टम औसत से भी कमजोर निकलता है तो सीसीपी जांच शुरू करती है, जिसे रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म करने के रूप में दिखाया जाता है। अनिवार्य रूप से इन जांचों के कुछ हफ्तों या महीनों बाद ही सत्ता में बैठे लोगों की ताकत छीन ली जाती है। सैन्य अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है या उन्हें जबरन उनके पदों से हटा दिया जाता है। रक्षा क्षेत्र के अधिकारी अचानक नजरों से गायब हो जाते हैं और सरकार नए बलि के बकरे की तलाश में जांच को महज दोषारोपण की मुहिम बना देती है, जो सीसीपी और पीएलए की समस्याओं की गंभीर जांच हो सकती थी। यू के अनुसार इससे तकनीकी सुधार की बजाय राजनीतिक सफाई का चक्र बन जाता है। समस्या के मूल कारण को सुलझाने के बजाय सीसीपी बस कुछ लोगों को निकाल देती है और फिर से सब कुछ वैसे ही करती रहती है जब तक कि अगली बड़ी विफलता नहीं आ जाती और वे फिर से वही सब दोहराते हैं। ये सिर्फ हास्यास्पद नहीं बल्कि विनाशकारी भी है। हर बार जब सीसीपी अपनी सफाई करती है तो भले ही वह यहाँ वहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दे, लेकिन साथ ही वह उन लोगों को भी निकाल देती है जिनके पास वर्षों या दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता होती है। ऐसा कर यह अपनी सीखने व सुधारने की क्षमता कमजोर कर देता है। यह चक्र जितना चलता है, हालात उतने ही बिगड़ते हैं। यू के अनुसार नवाचार सुरक्षित नहीं बल्कि अधिक जोखिम भरा हो जाता है। गलती से भी ज्यादा सच खतरनाक हो जाता है। इसी वजह से अमेरिका को पीएलए पर दबाव बनाने के लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए बीजिंग से सीधे टकराव की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस हर मौके पर अपनी श्रेष्ठता दिखाते रहना है, ये जानते हुए कि चीन की व्यवस्था घबराहट में खुद ही बिखर जाएगी और खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। और 2026 में अमेरिका ने कई मौकों पर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है और हमने देखा है कि चीनी आत्मविनाशकारी चक्र ठीक उम्मीद के मुताबिक सामने आया है। उदाहरण के लिए जनवरी में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। सिर्फ एक ही रात में और सटीक रूप से कहें तो 3 घंटे से भी कम समय में अमेरिकी सेनाओं ने उत्तरी वेनेजुएला के बुनियादी ढांचे पर बमबारी की, एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया
और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कराकास के किलेबंद परिसर से पकड़ लिया। इस उपलब्धि की खासियत यह रही कि इसमें किसी अमेरिकी की जान नहीं गई। फिर फरवरी में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान से युद्ध शुरू किया। इसने दुनिया के सबसे तेज और प्रभावशाली बमबारी अभियानों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें देश के नेतृत्व समूह के बड़े हिस्से पूर्व सर्वोच्च नेता सहित मारे गए और कई एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस व अन्य ठिकाने नष्ट हुए। इसके बाद इसने होर्मुज जलडमरू मध्य की 9 सैनिक नाकाबंदी की, ईरान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा नष्ट किया और कई हमलों को नाकाम किया, जबकि खुद को बहुत कम नुकसान हुआ। इन दोनों संघर्षों में अमेरिका के विरोधी वेनेजुएला और ईरान चीन से मिले मिसाइल प्लेटफॉर्म, रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क जैसे संसाधनों पर कुछ हद तक निर्भर थे। यू के अनुसार ये संसाधन उन्नत अमेरिकी स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के सामने बार बार विफल हुए। यही वे सिस्टम हैं जिन्हें चीन में इस तरह प्रचारित किया गया था कि वे नवीनतम और सबसे बड़े खतरों का सामना करने में सक्षम हैं, चाहे उन पर कितना भी दबाव क्यों न हो। फिर भी वे पहले ही इम्तिहान में विफल हो गए। मुख्य HQ नौबी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे ईरान में इस्तेमाल किया गया था, अमेरिकी या इजरायली विमानों को रोकने में असफल रहा। चीन के YLC-8B रडार भी अपेक्षाकृत बेकार साबित हुए और जल्दी ही नक्शे से मिटा दिए गए। ईरान ने चीन की सुपरसोनिक CM-302 एंटी शिप मिसाइलें तैनात की, लेकिन वे अपने लक्ष्य भेदने में असफल रहीं। इन असफलताओं को देखकर CCP को चाहिए था कि वो समीक्षा करती कि इन हथियार प्रणालियों को इतना उच्च दर्जा क्यों मिला, जबकि वे अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। इसके बजाय उसने हमेशा की तरह फिर सफाया किया। जैसा कि यू बताते हैं, बड़ी संख्या में वरिष्ठ PLA कमांडरों को गैर व्यक्ति बना दिया गया है और वे सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गए हैं, जिसमें कमान के सबसे उच्च स्तर के लोग भी शामिल हैं। कई अनुभवी सैन्य जनरल बस सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजनीतिक सभाओं से गायब हो गए हैं और अनुमानित 2/3 देश की केंद्रीय सैन्य आयोग, जो चीन की सबसे उच्च सैन्य कमान प्राधिकरण है, को साल की शुरुआत से उनके पदों से हटा दिया गया है। वैज्ञानिकों और उद्योग में भी इस सफाई अभियान का प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए हु योंगमिंग नौसेना विमानन और विमान वाहक पोत विकास के प्रमुख वैज्ञानिक है और यांग वेई चीन के शीर्ष लड़ाकू विमान डिजाइनरों में शामिल है। अन्य प्रमुख हटाए गए व्यक्तियों में रक्षा मिसाइल शोधकर्ता हुआ वे यी यिन और रडार काउंटर स्टिल्थ विशेषज्ञ वू मैनचिंग शामिल है। कुछ अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है, जैसे एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के चेयरमैन तान रुई सोंग को भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की निलंबित सजा मिली है। कुछ अन्य लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए हैं, जैसे फांगदाई डाइनिंग और यांग होंग, जो दोनों हाइपरसोनिक हथियारों के अनुभवी शोधकर्ता थे। ये सब अमेरिका की सैन्य सफलताओं का सीधा परिणाम है, जिसका, जैसा कि यू बताते हैं, चीन के हथियार विकास पर दोहरा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका की सफलताओं ने चीन को मजबूर किया है कि वह खुद को ढाले, तेज आधुनिकीकरण करे और अपनी क्षमताएं अपग्रेड कर नए हथियार, वाहन, जहाज व रक्षा प्रणालियां विकसित करने में भारी मात्रा में धन और संसाधन झोंके, ताकि दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। साथ ही ईरान और वेनेजुएला में अमेरिकी अभियानों ने चीन की प्रगति की कड़ी परीक्षा की तरह काम किया है और बीजिंग के लिए दुर्भाग्य है कि वह बार बार इन परीक्षाओं में असफल रहा। उसके सैन्य साधन कमजोर, दोषपूर्ण और उम्मीदों पर खरे उतरने में असमर्थ रहे हैं। इससे खुद CCP के भीतर उथल पुथल का सैलाब आ गया है, जिसमें चीनी रक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों में अधिकारियों की बड़े पैमाने पर सफाई की गई है। अंतिम परिणाम को यू ने विरोधाभास बताया, जहां CCP की अमेरिका से आगे निकलने की इच्छा उसे और महत्वाकांक्षी सैन्य कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी जो व्यवस्था इन कार्यक्रमों को संभव बनाती है, वही उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अगर चीन में व्यावहारिक व्यवस्था या राजनीति और सेना में स्पष्ट अंतर होता, तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। देश अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में समय और प्रयास लगा सकता था और अन्य बड़ी सैन्य शक्तियों की तरह उतार चढ़ाव झेल सकता था। असफलता को नजरअंदाज या दंडित करने की चीज नहीं, बल्कि अपनाने योग्य सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता। चीन ने ऐसा सिस्टम बनाया है
जो नवाचार की क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे प्रगति असमान और नाजुक रहती है। यू ने निष्कर्ष में कहा कि जब तक यह स्थिति रहेगी, अमेरिका की सैन्य शक्ति का हर नया प्रदर्शन चीन को बाहरी रूप से चुनौती देगा और भीतर से भी अस्थिर करेगा तथा उस अंतर को मजबूत करेगा जिसे वह मिटाना चाहता है। हालांकि वॉशिंगटन सीधे चीन से युद्ध नहीं कर रहा, फिर भी वह बीजिंग पर बढ़त बनाए हुए है। हर सैन्य अभियान अमेरिका का प्रभुत्व दर्शाता है, जो उसके बड़े वैश्विक प्रतिद्वंदी की रणनीतियों को बार बार बाधित और अस्थिर करता है। चीन से जुड़े विश्लेषण के लिए ये वीडियो देखें, जिसमें बताया गया है कि बीजिंग की ताइवान पर आक्रमण की योजनाएं अमेरिका, यूक्रेन और जापान के संयुक्त प्रयासों से बिना गोली चले ही शायद विफल हो गई। या फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि अमेरिका ने कैसे एक समय असंभव मानी जाने वाली चीज को हासिल किया और इस प्रक्रिया में चीन को छुपने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपने नहीं किया तो द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी शानदार सामग्री मिलती रहे।